हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री की पाठशाला। पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने क्लास 10th के बोर्ड में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अगर किसी के मार्क्स थोड़े बहुत किसी भी सब्जेक्ट में कम रह भी गए तो बेटा ज्यादा दिल पे नहीं लेना, कोई बात नहीं। आप लोगों ने साइंस ली है, इधर मेडिकल ली है, नॉन मेडिकल ली है, कोई बात नहीं। 10th के बोर्ड से गए, अब हमें फोकस करना है किस पे, क्लास 11th एंड 12th पे, और आगे अपनी जर्नी के लिए सोचना है। तो 10th को आपको ज्यादा नहीं सोचना है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम लोग सारी केमिस्ट्री के जितने भी छोटी छोटी टर्म्स है, कंसंट्रेशंस है, जो भी बेसिक टर्म्स होंगी, जो भी बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट होगा केमिस्ट्री में, हम लोग वो पढ़ेंगे। मैं इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले ना आपको ये बताता हूँ कि केमिस्ट्री हम पढ़ते क्यों है भाई, मतलब क्या जरूरत है ऐसी भाई केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री को हटा दो, बहुत कई लोगों को होता है ना, अगर केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, फिजिक्स और बायो करवा लो। अरे भाई, फिजिक्स और बायो केमिस्ट्री के बिना अधूरे है, बिल्कुल अधूरे है। किस तरीके से? फिजिक्स में मान लो आप कोई कार या फिर आप कोई भी क्या लुब्रिकेंट यूज कर रहे हो, आपको पेट्रोल डालना है, डीजल डालना है, वो कौन बताते हैं? केमिस्ट वाले लोग बताते हैं कि इसके अंदर ये आपका मटेरियल डलेगा, ये सॉल्यूशन डलेगा, ये मेटल यूज करना है, ये नॉन मेटल। अगर हम लोग मतलब केमिस्ट्री अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं बताती तो कैसे सिलेक्शन हो पाता। बायोलॉजी में अगर मैं बात करता हूं तो बायोलॉजी में हम मेडिसिन बनाते हैं, बॉडी की सेल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर उसके मैकेनिज्म्स को केमिस्ट्री नहीं बताती तो बायोलॉजी कैसे पूरी हो पाती। तो केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर कि आप जेईई भी देना चाहो, चाहे आप नीट देना चाहो, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां पे केमिस्ट्री तो आपकी पूछी जानी ही है। तो प्लीज अगर आपके किसी के भी दिमाग में है केमिस्ट्री समझ में नहीं आती तो थोड़ा सा अपना माइंड को चेंज करना है, और बड़े कितने इजी कॉन्सेप्ट वे में हम केमिस्ट्री को समझते हुए चलेंगे जिससे आपको बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं आने वाला है। चलिए, तो आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं दिमाग में एक बार सबसे पहले आता है मैटर। बेटा मैटर क्या होता है? मैटर एक सिंपल सी चीज है, डिफाइन रट लो, कभी भी पूछ लिया जाए, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अगर इस यूनिवर्स में कोई भी चीज के अंदर मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है यूनिवर्स के अंदर, तो वो आपका क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैटर। बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे हम अपनी बात करें, टेबल की बात करें, चेयर की बात करें, बोर्ड की बात करें, पेन की बात करें, इस सब के अंदर क्या है? मास है, और ये कहीं ना कहीं एक स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये मैटर कहलाएगा। वहीं पे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूं, जैसे हंगर, सैड, लव, ये सब क्या है? दीज ऑल आर द इमोशंस। सेकेंड, हम ये कह सकते हैं कि हम अगर 5 सेंसेस के थ्रू, को किसी भी सेंस के थ्रू अगर हम किसी चीज को फील कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अब इस पेन को फील कर पा रहा हूं, ठीक है, मैं इसको देख पा रहा हूं, तो ये क्या है? हमारा मैटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। आगे बात करते हैं जो भी हमारी मैटर की स्टेट्स। मैटर की स्टेट्स कितनी होती है? बेसिकली अभी तक आप 3 पढ़ते हो आएंगे, और हालांकि तो अब इतना हमने एडवांस पढ़ चुके हैं 9th में भी 10th में भी, कि पहले से ऑलरेडी हमें पता होता है कि मैटर की कितनी स्टेट्स होती है। 5 स्टेट होती है बेटा। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट बीईसी, बोर आइंस्टाइन कंडेंसेट्स, सेकंड सॉलिड, थर्ड लिक्विड, फोर्थ गैस, एंड लास्ट इज प्लाज्मा। लास्ट इज प्लाज्मा होती है। ये 4 स्टेट्स है। आपको सबको ये ज्यादा इसके अंदर डीप में नहीं जाने वाला हूं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में उससे थोड़े लूज हो जाते हैं, गैस में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा रैंडमली और दूर दूर उनके बीच में स्पेस आ जाता है। फाइन, सॉलिड्स के पार्टिकल्स की स्पीड 0 होती है, लिक्विड में थोड़ी बढ़ जाती है, और गैस में फिर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती चली जाती है। ये सब आप लोगों ने 9th to 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, तो हम ज्यादा इस पर अभी बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप केमिस्ट्री की बात करें तो जनरल क्लासिफिकेशंस पे हम आ जाते हैं। फाइन, अगर मैटर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, या फिर हम कहें कि हमें यूनिवर्स में मैटर किस तरीके से मिलता है। यूनिवर्स में मैटर हमें 2 तरीके से मिलता है, या तो मिक्सचर की फॉर्म में मिलने वाला है, या वो प्योर सब्सटेंस में मिलने पाएगा। कैसे? या तो वो मिक्सचर्स की फॉर्म में मिलेगा, या तो प्योर सब्सटेंस में मिल पाएगा। अब मिक्सचर्स हमारे 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? होमोजीनियस मिक्सचर, एंड वी कॉल्ड इट एज अनदर वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है एक जैसा। क्या होता है होमो का मतलब? होमो का मतलब होता है एक जैसा। एक जैसा का मतलब मैं यहां पे क्यों कह रहा हूं? फाइन, देखो सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं। आप लोगों ने वाटर के अंदर H2O प्लस शुगर
पानी के अंदर आपने चीनी को डिसोल्व किया है, अब वो क्या आप बता सकते हो डिसोल्व के बाद कि इसमें शुगर का है? नहीं बता सकते ना। क्या आप उनको अलग से फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या आप उन्हें सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स, यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन मेथड। सेकंड अगर मैं बात करता हूं हेट्रोजीनियस मेथड, हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोगों ने वाटर के अंदर सैंड को ऐड कर दिया, चौक पाउडर को ऐड कर दिया, नाउ अब वो मिक्स नहीं हो रही है एंड यू कैन इजीली सेपरेट इट आउट बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हो ना, तो हम उनको क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। फाइन, दो तरीके के हमारे पार्ट्स होते हैं, कॉलोइड्स एंड सस्पेंशन। 9th क्लास में बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं कि हमें प्योर सब्सटेंस किस तरीके से मिलते हैं। प्योर सब्सटेंस किस में मिलता है? या तो हमें मिलेंगे किसमें? एलिमेंट्स के टर्म्स में, या मिलेंगे कंपाउंड्स में। ठीक है, कंपाउंड्स में किस फॉर्म में मिल सकते हैं, या फिर एलिमेंट्स की फॉर्म में मिल सकते हैं। इस तरीके से हमें यूनिवर्स जो होता है, यूनिवर्स जो है हमें मैटर देता है, आइदर इन द मिक्सचर आइदर इन द प्योर सब्सटेंस। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कि मैटर की दो प्रॉपर्टीज हम डिवाइड करते हैं, वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड इज द केमिकल प्रॉपर्टी। बेटा वन इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड इज द केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी? अभी जो हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है ना, इसमें टर्म्स को सीखेंगे, कोई न्यूमेरिकल बेस नहीं है, क्या क्या चीजें यूज होने वाली है, तो थोड़ा सा क्लियर माइंड को क्लियर करके चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी वो है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? मेजर कर सकते हैं और हम उसकी कोई भी आइडेंटिटी या कंपोजिशन को चेंज नहीं करेंगे। आइडेंटिटी या कंपोजिशन को चेंज नहीं करेंगे। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी कैन बी मेजर विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। बट केमिकल प्रॉपर्टीज में आप लोगों को केमिकल चेंज चाहिए होगा। क्लास 10th के अंदर पढ़ा था ना, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कैसे पता चलता है कि यहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो केमिकल रिएक्शन जब भी होगी तभी केमिकल चेंज यहां पर आएगा। फाइन, फिजिकल चेंज के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए केमिकल चेंज का होना जरूरी नहीं है। वो तो चेंज होने के बाद क्या आएगा वो अलग प्रॉपर्टीज आ जाती है, बट हम अगर स्टार्टिंग में हमने जो मैटर लिया है उसकी मैं बात कर रहा हूं यहां पे। ओके, चलिए, ये हमारा कुछ बेसिक क्वांटिटीज है। आपको ये पिक्चर क्लियर हो रही होगी, नहीं भी होगी तो हम साथ के साथ में बोलता जाऊंगा, इसको आप ध्यान से सुनना। देखो, हमारे एसआई सिस्टम होते हैं, एसआई यूनिट सिस्टम्स होती है, ठीक है। हमें सबकी यूनिट पता होनी चाहिए। क्यों हम इस स्टार्टिंग में इस चैप्टर पे बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारी केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री सारा का सारा न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। अगर आप लोगों ने यूनिट्स पे ध्यान नहीं दिया तो आपके यूनिट्स के मार्क्स भी कट हो सकते हैं। आपका एक सिली मिस्टेक से आपका एक एमसीक्यू भी कट हो सकता है, एसेशन रीजन भी कट हो सकता है, पूरा न्यूमेरिकल भी गलत हो सकता है। तो एसआई सिस्टम्स की बात करते हैं, हमारे पास यूनिट्स होती है, 7 स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड यूनिट्स में सबसे पहले आता है लेंथ। क्या आता है? लेंथ। लेंथ को किसमें मेजर हम लोग करते हैं? लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में। किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। मास को किसमें हम मेजर करते हैं? किलोग्राम में। किसमें मेजर करते हैं? इसको हम करेंगे मीटर में, इसको हम करते हैं किलोग्राम में। टाइम को किसमें मेजर करते हैं? हम लोग करते हैं सेकंड के अंदर। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर के अंदर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को केल्विन के अंदर। कोई बच्चे डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं, नहीं, केल्विन जो होता है वो हमारा टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको तो आप सर्कल लगा लीजिए, यही तो पढ़ना है क्लास 11th के इस चैप्टर में। इसको स्टार लगाएंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, और बोल दीजिए राजा ऑफ इस चैप्टर। इस चैप्टर का राजा है। अगर मोल समझ में नहीं आया तो आगे के फिर केमिस्ट्री में जहां भी आपको फिजिकल केमिस्ट्री में मोल टर्म्स यूज आएगी तो वो समझ में नहीं आएगी। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है? अब देखो, मान लीजिए आप लोग मार्केट गए, आपकी मम्मी ने बोला भाई 2 किलो ये सब्जी ले आना, 2 किलो टमाटर, 2 किलो आलू। अब आप लोगों ने क्या करा? 2 kg बोला है। तो ये क्या होती है? ये आपके थोड़ा मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आ जाती है टर्म्स की, जिसको आप देख सकते हो।
वहां पे हमारा वेट आ जाता है। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं, जब हमें चीजें नहीं पता होती है, बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है, बहुत स्मॉल लेवल पे होती है, वहां पे हम लोग किसमें मेजर करते हैं? अपने केमिस्ट्री के जितने भी केमिकल्स होते हैं उनको मोल की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी विच इज कॉल्ड कैंडेला। बट यू मीन बाय ल्यूमिनस इंटेंसिटी? आप अपने घर पे जा भी बैठे, ऊपर देखो, इतना ऊपर नहीं देखना, सिर्फ लाइट तक देखना है। लाइट में देखो किस इंटेंसिटी से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब किस इंटेंसिटी से लाइट्स आ रही है, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आप कहीं अब अगर नोटिस करो तो ट्यूबलाइट के जो हमारे बॉक्स कवर होते हैं या एलईडी बल्ब होते हैं, उनपे इतना कुछ कैंडेला लिखा होता है। वो कैंडल का मतलब होता है कि इतने ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इतने इंटेंसिटी से आप लोग को वो बल्ब जो है फॉर लाइट प्रोवाइड करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओहो, ये टेबल, कैसी टेबल का मैं इंतजार कर रहा था कि कब ये टेबल आएगी। एंड फर्स्ट, अगर आप मेरे साथ चैप्टर पढ़ रहे हैं तो प्लीज प्लीज आप एनसीईआरटी बुक को भी ओपन करके चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक के पैटर्न जो टॉपिक्स है हम उसको अपने इजीली कवर कर रहे हैं। ठीक है, पैटर्न वाइज हम कवर करेंगे, जो जो जिस सीक्वेंस में आएगा मैं उसी सीक्वेंस में बात करता जाऊंगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं या नोट्स बनाते हैं तो इस टेबल को तो इंपॉर्टेंट मार्क, और इस टेबल को आप लिख भी जरूर लेंगे कहीं पे भी। अगर आपकी कोई स्टडी टेबल है तो स्टडी टेबल पे इसको आप जरूर बनाएंगे और इसको वहां पे लिखेंगे। और लिखना मोस्टली कहां से है? 10 की पावर -12 से लेके 10 की पावर -6 तक इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। फाइन। और एक 10 की पावर -2 से 10 की पावर -9 के बीच में ऐड कर लीजिए 10 की पावर -10 विच इज आर्मस्ट्रॉन्ग, विच इज आर्मस्ट्रॉन्ग। सर ये यूनिट का यूज कहां होता है? देखो मैं बताता हूं। अगर कहीं पे लिखा हो 1 नैनोमीटर, और हम तो नैनोमीटर में यूज नहीं कर सकते, हमें तो मीटर्स में यूज करनी होती है, तो हम मीटर में कैसे यूज चेंज करेंगे? 10 की पावर -9 मीटर। कहीं पे लिखा होगा 1 आर्मस्ट्रॉन्ग या 7 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो हम इसको कैसे करेंगे? 7 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। इस तरीके से हम इन यूनिट्स को चेंज करते हैं, क्योंकि जो हमारी वेवलेंथ आती है, वेवलेंथ कई बार हमको 573 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर इस तरीके से दिया जाता है। अगर 400 पिकोमीटर दे दिया जाए तो इसका मतलब क्या है? 400 इंटू 10 की पावर 12 मीटर। समझ में आया? इस तरीके से हम यूनिट्स को चेंज करेंगे। चलिए, इस टेबल को बड़े ध्यान से याद रखना भाई। ओके, नेक्स्ट, मास एंड वेट। जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे कमेंट में। अगर आप लोगों ने ये अभी तक नहीं देखा, देखना भी नहीं है, वीडियो को स्टॉप करो और कमेंट में बताओ, मुझे पता चल जाएगा कितनों को ये चीज पता है या नहीं पता। मास एंड वेट में क्या डिफरेंस होता है? ये मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि मैं जितने ये क्वेश्चन पूछता हूँ, मोर देन 50% बोलते हैं सर सेम होता है। मास एंड वेट सेम नहीं होता है। मास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए बॉडी, कि किसी बॉडी के अंदर कितना मास अमाउंट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं मास। सेकंड, वेट होता है। वेट का मतलब होता है किसी बॉडी पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। Weight is the force exerted by gravity. The force exerted by gravity on a body is called weight. अगर मैं आप लोगों से सिंपल सी बात करूं, अगर आपका यहां पे मान लीजिए अर्थ पे आपका वेट 60 kg है, मैं वेट की बात कर रहा हूं। वेट क्या है? 60 kg है। क्या मून पे भी वही आपका वेट रहने वाला है? आप बोलोगे नहीं, बचपन से पढ़ते आए कि मून पे हमारा वेट कम होता चला जाता है। तो मून पे कितना वेट होगा? 9th क्लास के अंदर था, वेट जो होता है वो हमारा 1/6 हो जाता है। इसका मतलब हमारा वहां पे 10 kg हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मून पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत कम होता है। कितना कम होता है? 1/6 बाय कम हो जाता है। आई बात समझ में? मास क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बॉडी। वेट क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन ए बॉडी। बॉडी के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या कहलाता है? वेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आप डाइट की बात करते हैं या डॉक्टर हमें डाइट बताता है, या डॉक्टर अगर हमारे बॉडी चेकअप करना है, क्या वो वेट तो देखता ही देखता है, लेकिन वो साथ के साथ क्या चेक करता है? बॉडी मास इंडेक्स। मास कितना है अंदर वो हम कैलकुलेट करते हैं, और तब जाके हमें डॉक्टर किसी भी चीज के बारे में बताता है बॉडी के अंदर, या कोई भी हमें मेडिसिन देनी होती है, डाइट प्लान देना होता है, या कोई चीज हमें सजेस्ट करनी होती है, वो उस रिस्पेक्ट में देते हैं। फाइन, मास एंड वेट में आपको सबको समझ में आया। आगे मैं बात करता हूं डेंसिटी। डेंसिटी का मैंने सिंपल सा एक वर्ड निकाला है,
भारीपन, भारीपन। भैया डेंसिटी का मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। कहते ना दिल बहुत भारी हो रहा है, दिल हैवी है, मुझसे बात मत करो, मेरा दिल बहुत भरा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि दिल तो आपका इतना छोटा सा है ना, दिल तो छोटा सा है, लेकिन आपने इसमें इतने इमोशंस को फिल कर लिया, इतने इमोशंस को फिल कर लिया है कि वो पूरा फुल हो चुका है। तो आपने क्या करा है, वॉल्यूम बहुत स्मॉल है इसकी, वॉल्यूम तो इतनी सी है लेकिन मास पूरा भर लिया है। तो क्या बोल दिया है, दिल हैवी हो रहा है, भारी हो रहा है, तो दिल की डेंसिटी बढ़ चुकी है। इसी को मैं समझाता हूं, देखो कैसे। डेंसिटी का फॉर्मूला इज मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मैं आपको एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए 1 kg कॉटन है हमारे पास, सेकंड हमारे पास 1 kg आयरन है। अगर मैं बात करूं दोनों का वेट क्या है, दोनों का वेट सेम है इधर। दोनों का मास क्या है, दोनों का मास सेम है। यहां पे दोनों का दोनों का मास क्या है, चलिए मैं किस एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सबसे पहले देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। एक एग्जांपल 1 kg कॉटन एंड 1 kg आयरन। 1 kg कॉटन 1 kg आयरन में से किसका मास ज्यादा है, किसका है, दोनों का सेम है, क्योंकि उसमें भी 1 kg है, इसमें भी 1 kg है। लेकिन अगर मैं डेंसिटी के रिस्पेक्ट में बात करूं कि डेंसिटी किसकी ज्यादा है, सो डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो। डेंसिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ कॉटन। ऐसा क्यों, सिंपल सा है। अगर 1 kg डेंसिटी है तो 1 kg कॉटन है तो आपका इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, और 1 kg आयरन इतना सही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। अगर मास दोनों में सेम है, अगर दोनों में मास सेम है तो मैं क्या लिख सकता हूं इधर, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम इज लेस, वॉल्यूम इज लेस, तो डेंसिटी इज मोर। और डेंसिटी इज मोर तो जो 1 kg हमने सर पे आयरन रखा हुआ वो क्या होगा, हमें ज्यादा भारी फील होगा, ज्यादा हैवी फील करेगा। तो ये चीज आप लोग याद रखना कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, आप एज्यूम करिए कि वहां पे 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग वहां पे प्रेजेंट है, उस रूम की कुछ डेंसिटी है। अब मैं रूम का एरिया वॉल्यूम फिक्स रखने जा रहा हूं, मैं 10 लोग और लेके आ रहा हूं, टोटल 20 लोग आ गए, वहां पे 20 पीपल आ गए। 20 आने के जो 20 टोटल हो चुके हैं, पहले के कंपेयर में अब की जो डेंसिटी है वो बढ़ चुकी है, अब की डेंसिटी बढ़ चुकी है। लेकिन अब मैं अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। आपने क्या करा, रूम 10 लोग रखे, आपने इस रूम की एरिया को बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो आपने वॉल्यूम को क्या करा, इंक्रीज कर दिया। उस केस में जो डेंसिटी होगी वो डेंसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो डेंसिटी आपको समझ में है कि डेंसिटी के टर्म क्या है, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए नेक्स्ट टर्म इज टेम्परेचर। टेम्परेचर 3 चीजों में हम लोग मेजर करते हैं। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। और अभी हमने बात करी केल्विन जो होती है वो टेम्परेचर की क्या होती है, एसआई यूनिट। क्या होती है, एसआई यूनिट, ठीक है। फ़ारेनहाइट, ये मैंने फॉर्मूला पहले से लिखा हुआ है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर आपको डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो सीधा यहां पे वैल्यू रख देंगे। फॉर एग्जांपल आपको 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो 9/5 इंटू 20 प्लस 32, जो वैल्यू आएगी वो किस में आ जाएगी, फ़ारेनहाइट में। और अगर फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो फ़ारेनहाइट की जगह वैल्यू रख देंगे, डिग्री सेल्सियस की आप यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे। फाइन। चलिए अब केल्विन, केल्विन तो बहुत इजी है, आप डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दीजिए केल्विन, वो आपका केल्विन आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, केल्विन आएगा। और वहीं पे अगर आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस जाना है तो माइनस 273 को माइनस कर देंगे। इसके बाद मैं आपको एक इमेज दिखाने जा रहा हूं, उस इमेज में आपको क्लियर होगा
कि हमारे जो स्केल होते हैं, केल्विन स्केल होता है, सेल्सियस स्केल होते हैं, फ़ारेनहाइट होता है, उनकी आपकी हायर रेंज क्या होती है, मैक्सिमम रेंज क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैं डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो डिग्री सेल्सियस का जो हमारा लास्ट जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम लास्ट क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। ये हमें भी पता है कि इतना लास्ट में लेके जाना हमारे बहुत मुश्किल हो जाता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन की बात करते हैं, 100 में 273 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 373 केल्विन मिल जाता है। क्या मिलता है, 373। वाटर कितने में फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273, और हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ऑलमोस्ट कितना होना चाहिए, 310 केल्विन की होती है। फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो फाइनल हाईएस्ट रेंज क्या होती है, 202 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये है बहुत बेसिक सी टर्म, बट आप लोगों को ये पता भी होनी चाहिए। ओके, एंड लास्ट जो हमारा लास्ट स्केल की जो लास्ट वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो की ऑलमोस्ट जीरो अब वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, आपको समझ में आया कि लोवेस्ट रेंज क्या होती है, हाईएस्ट रेंज क्या होती है, केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में एंड फ़ारेनहाइट में।